हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग किप। मैं कीर्ति आज सी का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। सी के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, एरे, पॉइंटर। पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अभी देखिए और फिर पार्ट 2 को देखिए, तो आपको सी का ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ बेसिक्स कवर कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लूप लास्ट में, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लूप का टास्क क्या होता है? लूप का टास्क होता है किसी भी कोड को बार बार रिपीट करना। कब तक? जब तक आपकी स्पेसिफाइड कंडीशन मिलती नहीं है तब तक वो क्या करता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है। Loops in programming are used to repeat a block of code until specified condition is met. Loop statement allows programmers to execute a statement or multiple statement without repetition of a code, without repeating a code, right? There are mainly two types of loop, entry control और exit control. Entry control loop में क्या होता है? Entry control में क्या होता है, फर्स्ट वो कंडीशन चेक करता है कि भाई कंडीशन ट्रू है क्या। कंडीशन ट्रू है तो वो लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, राइट? एक बार भी लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप में आप बाद में कंडीशन चेक करवाते हो। पहले आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक होती है। तो एंट्री कंट्रोल में आपके फॉर एंड वाइल आते हैं और एग्जिट कंट्रोल में आपके डू वाइल लूप आता है। एंट्री कंट्रोल लूप में ये हो रहा है कि जितनी बार आपकी कंडीशन ट्रू है उतनी बार आपकी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। पहले कंडीशन चेक होगी, फिर वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट है लूप की बॉडी में वो एग्जीक्यूट करवाएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, वापस अगर ट्रू रही तो वापस लूप की बॉडी में जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा, सबसे पहले वो लूप की बॉडी में जाएगा और जाने के बाद में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू है तो वो वापस से लूप की बॉडी में जाएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जिट हो जाएगा लूप से। ओके, एंट्री कंट्रोल लूप में हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप में क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। तो फॉर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कीवर्ड हम यूज़ करेंगे फॉर, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और सबको हम सेपरेट करेंगे सेमीकोलन से। फिर लूप की बॉडी हम कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे, हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 to 10 करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशन चेक करवाएंगे और इंक्रीमेंट करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप में हम आगे देखते हैं कि इसकी स्टेप्स क्या होने वाली हैं। इसकी मेनली 4 स्टेप होने वाली हैं। सबसे पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इट एग्जीक्यूट्स इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट फर्स्ट। पहली स्टेप आपकी होगी ये इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द लूप यानी थर्ड स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में वो वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के बाद में वापस कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो वो वापस स्टेप नंबर 3 में जाएगा और लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स आती है तो वो स्टेप नंबर 4 में जाएगा और लूप से एग्जिट हो जाएगा। ये इसकी मेनली 4 स्टेप रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना है 20 से लेके 24 की वैल्यू हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, फिर मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया आई, उसको सबसे पहले हमने इंट आई लिख के डिक्लेयर किया, राइट, कि आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। फिर हमने फॉर यूज़ किया, फॉर कीवर्ड यूज़ किया, आई की वैल्यू इनिशियलाइज की, आई इक्वल्स टू 20 और 20 से लेके हमें कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करें, 24 तक। तो आई को इनिशियलाइज किया, कंडीशन हम क्या सेमीकोलन पुट किया, फिर हम कंडीशन क्या पुट करेंगे, आई लेस देन 25, जो 20 से लेके 24 तक की वैल्यू हमें एग्जीक्यूट करवा देगी। फिर हम सेमीकोलन पुट करेंगे, उसके बाद में हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे
क्यों? क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 ये सारी वैल्यू किस में जा रही है? इंक्रीमेंट में। तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये हमारा फोर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर हम कर्ली ब्रैकेट बॉडी कैसे लिखेंगे कि प्रिंट एफ %d। %d का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो हमें इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए आइडेंटिफायर चाहिए। तो आइडेंटिफायर क्या है? %d। %d, फिर %d को हम डबल कोट में लिखेंगे, फिर कोमा, उसके बाद में हम किस वेरिएबल की हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं? आई की। तो हम वहाँ पे पुट कर देंगे आई, और हम उसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे प्रिंट एफ की बॉडी को, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी लूप की बॉडी होगी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे आई इनिशियलाइज किससे हुआ? 20 से। क्या 20 लेस देन है 25 से? यस। तो फर्स्ट वो लूप के अंदर आएगा और वो प्रिंट कर देगा 20 को, राइट। फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, 20 की वैल्यू वो इंक्रीमेंट करेगा 21 से। फिर वो वापस कंडीशन चेक करेगा, 21 लेस देन है क्या 25 से? बोले यस। तो वापस लूप के अंदर आएगा, 21 प्रिंट करेगा, वापस वो इंक्रीमेंट पे जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। ट्रू कब तक रहेगी? 24 तक। जैसे 25 आता है आई की वैल्यू, तो क्या 25 लेस देन है 25 से? नो। तो वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। सेकेंड लूप की बात करते हैं। सेकेंड लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होगा? वाइल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन पुट करते हैं, उसके बाद में बॉडी ऑफ द लूप आती है। ये वाइल लूप का स्ट्रक्चर है। हम बात करते हैं वाइल लूप के स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे? सिमिलर से ही स्टेटमेंट रहेंगे फोर की तरह। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि वो कंडीशन चेक करेगा। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन इट गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है? बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर आपका 3 एग्जीक्यूट होगा, राइट। हम एग्जाम्पल के थ्रू वाइल लूप को और समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? आई की वैल्यू 20 असाइन कर रहे हैं, और फिर वाइल में कंडीशन पुट कर रहे हैं कि आई लेस देन इक्वल्स टू 20। तो आई की वैल्यू क्या है? 20 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो लूप की बॉडी में जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है, और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, दैट इज़ 20। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन आपका कहाँ परफॉर्म हो रहा है? बॉडी में इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है, यानी वाइल की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो इंक्रीमेंट किसकी वैल्यू में हो रहा है? आई की वैल्यू में। आई की वैल्यू क्या है? 20। तो 20 अब क्या होगी? 21। फिर वो कहाँ जाएगा? वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद में वापस कंडीशन चेक करने जाएगा। तो 21 लेस देन इक्वल टू है 20? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। इस तरह आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम वाइल का फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो क्या रहेगा? सबसे पहले स्टार्ट करेगा, वैल्यू की कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप में कौन सा लूप आता है? हमारा डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है? देखिए, वाइल में क्या होता है? सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप की बॉडी में जाता है और वहाँ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वाइल में क्या होता है कि वो लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, लूप से बाहर ही चला जाएगा। डू वाइल में क्या होता है? एक बार आपका प्रोग्राम जरूर रन हो गया, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होने वाला है? डू वाइल का डू कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर हम जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है या जो भी ऑपरेशन करना है हम बॉडी ऑफ द लूप में करेंगे, और उसके बाद में हम वाइल पुट करेंगे। कब? जब कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में हमने वाइल पुट किया, वहाँ पे कंडीशन पुट की और सेमी कोलन से वाइल लूप को टर्मिनेट किया, राइट। अब क्या होगा? आपके डू में जो जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर जाके वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तब वो वापस से डू को एग्जीक्यूट करेगा और वापस आके कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू है तो वो वापस से डू के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है डू वाइल में कि आपका एक बार लूप जरूर एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू रहे या फॉल्स रहे। क्यों? क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक नहीं हो रही है। और वाइल में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तो वहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके लूप के जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हम डू वाइल को एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की हुई हैं, उसके बाद में मैंने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के बाद में हमने आई वेरिएबल लिया, आई वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन किया 20, राइट। फिर मैंने डू में लिखा कि वो आई को प्रिंट कर दे, यानी प्रिंट एफ लिख दिया, %d आइडेंटिफायर यूज़ कर दिया और आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू अब मेरी क्या होगी 21 हो गई है। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया लूप का, उसके बाद में मैंने वाइल में कंडीशन चेक करवाई, क्या आई की वैल्यू क्या 21 लेस देन इक्वल टू है 20 के, नो, कंडीशन फॉल्स, तो अब वो डू के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस। तो फंक्शन का टास्क क्या होता है, फंक्शन क्यों हम यूज़ करते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मेरे कपड़े ड्राई क्लीन में देने हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी, ड्राई क्लीनर के पास, वहाँ मैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाऊँगी और फिर वापस से ले लूँगी। तो ड्राई क्लीनर का काम क्या है कि आप जो भी अपने कपड़े दे रहे हो उनको ड्राई क्लीन करके देना, वो उसका पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बनाने का मतलब क्या है, हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर के लिए कि आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसे हम नाम दे देते हैं कोई भी एक, और वो उसका पर्टिकुलर टास्क होता है, वो मुझे टास्क परफॉर्म करके वापस से वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। A function is a set of statements that takes input and do some calculation and produce output. फंक्शन का टास्क है कि वो कुछ इनपुट लेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा और वो फिर आउटपुट देगा, ठीक है। इट इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट पर्टिकुलर टास्क। जैसे हमने डिफरेंट फंक्शन बनाए, सम का बना दिया, हमने मल्टीप्लाई का बना दिया, हमने प्राइम नंबर का बना दिया, इवन ओड का फंक्शन बना दिया, तो सबके अपने अपने पर्टिकुलर टास्क होंगे और वो परफॉर्म करेंगे और आउटपुट को रिटर्न करेंगे। ये फंक्शन का टास्क होता है। हम एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं फंक्शन के थ्रू कि तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हारा ये टास्क है। तो फंक्शन की ज़रूरत कैसे हुई, फंक्शन की ज़रूरत हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मुझे सम परफॉर्म करवाना है, मैंने प्रोग्राम लिख दिया सिंपली। फिर मैंने सम परफॉर्म करवाने का प्रोग्राम लिखने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि मुझे हेलो प्रिंट करवाना है सम के बाद में, मैंने हेलो प्रिंट करवा दिया। फिर मुझे लगा कि हेलो सी प्रिंट करवाना, हेलो सी प्रिंट करवा दिया। फिर मुझे लगा वापस से मुझे सम प्रिंट करवाना है इस प्रोग्राम में, तो मैं वापस से लाइन उतनी ही लाइन ऐड करूँगी सम की जितनी मैंने प्रीवियस कर रखी है सम की। तो मेरा प्रोग्राम कितना लेंदी बन जाएगा, तो प्रोग्राम तो हमें लेंदी बनाना नहीं होता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, एक बार कोड लिखूँगी सम का और उसे बार बार एग्जीक्यूट करवाती रहूँगी। वो किसके थ्रू होगा, मेरा सम के फंक्शंस के थ्रू। हम सम को हम एक नाम दे देंगे इस ब्लॉक को और उसे हम कह देंगे इट इज़ ए फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये सारे आपके प्री डिफाइंड फंक्शन में आते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं एज ए प्रोग्रामर। जब हम खुद डिफाइन करते हैं तो उसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम and how to call the function in program. C programming functions are divided into 3 activities: function declaration, function call, function definitions. अब फंक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद में हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन क्या वैल्यू डिक्लेरेशन में क्या आएगा, फंक्शन क्या वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और फिर पैरामीटर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में। तो हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन टाइप क्या बताया, इंट, फंक्शन का नेम ऐड और 2 पैरामीटर हमने इंटीजर टाइप के पास कर दिए। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन। हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कंपाइलर को बता रहे हैं इस नाम से मेरा एक फंक्शन रहेगा। फिर हमने
मेन फंक्शन लिखा, मेन के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल लिया ए और बी, उसकी उनको वैल्यू असाइन की 10 एंड 20। फिर हमने क्या किया, मेन के अंदर हमने कॉल किया ऐड फंक्शन को, और एक जो ऐड फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने किस में स्टोर करवा दी, एक अनदर वेरिएबल सी में। क्यों? क्योंकि जो ऐड फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और वो सी के अंदर स्टोर कर देगा। तो जैसे ही ऐड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू 10 एंड 20 पास करेंगे, कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, फंक्शन ऐड फंक्शन की बॉडी के पास, यानी डेफिनेशन के पास। वो मेन फंक्शन का टास्क होल्ड करेगा और ऐड को परफॉर्म करेगा। तो ऐड में क्या होगा, 2 नंबर का सम परफॉर्म हो रहा है और वैल्यू रिटर्न हो रही है, और वो वैल्यू कहाँ आके स्टोर होगी, मेन के अंदर जो सी वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू स्टोर होगी और फिर प्रिंट हो जाएगी। डिराइव डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं आपके, एरे आता है, स्ट्रक्चर आता है और यूनियन आता है। तो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ एरेज के बारे में। तो हम एरे का कॉन्सेप्ट कैसे आया, एरे को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करिए कि स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके रोल नंबर स्टोर करने हैं। 100 स्टूडेंट है, मुझे 100 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सी में 100 वेरिएबल्स क्रिएट करूँगी, तब जाके मैं उनकी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल एट ए टाइम पे 1 वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एक वेरिएबल में तो हम 100 वैल्यू नहीं दे सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, और 100 वेरिएबल में हम वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, अलग अलग वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, यानी रोल नंबर हम स्टोर करेंगे। तो 100 वेरिएबल तो बहुत ज़्यादा हो गए, उनके नाम याद रखना भी इम्पॉसिबल है। एक तरह से पॉसिबल भी कर लें तो 1000 वेरिएबल, 10,000 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं आपके सामने, कोडिंग आपको लिखनी है, करनी है। तो इतने सारे में आप कितनों के नाम याद रखोगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम एक ही नाम रखें और हम 100 वैल्यू स्टोर कर सकते? हाँ, हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया है, एरे। एरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कितनी भी, और नाम हम रखेंगे एक, बट वो वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए आपकी, सिमिलर डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू हैं, सारी वैल्यू इंटीजर हैं, तो हम एक वेरिएबल में उसे स्टोर कर सकते हैं। सारी वैल्यू फ्लोट हैं तो हम एक वेरिएबल में उसे स्टोर कर सकते हैं। हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया और सारी इंटीजर वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर कर दी। हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया और फ्लोट वैल्यू सारी उस वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए वैल्यू, और उनका हम एक नाम रख सकते हैं और उसे हम कहते हैं एरे। एरे की डेफिनेशन क्या रहेगी, arrays are used to store multiple values into single variable instead of declaring separate variable for each. For example, हम array को create an array, define data type and array name followed by square bracket. For example, int a square bracket 5. How to declare an array? First, data type, after that array का name and in square bracket array की size। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं कि हमारा एरे इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का। फिर हम एरे का नाम बता देते हैं और उस स्क्वायर ब्रैकेट में हम साइज़ दे देते हैं कि हमें इतने एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर करवाने हैं। How to initialize an array? First, we declare an array. After that, for example, int टाइप का array लिया हमने, marks टाइप का वेरिएबल लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने साइज़ बता दी एरे की, और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने इनिशियलाइज कर दिया। स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में हमने वैल्यू पुट कर दी और सेपरेट कर दिया कॉमा ऑपरेटर से। हम प्रोग्राम के थ्रू एरे को और अच्छे से समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट 5 वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर देम इनटू एन एरे एंड आफ्टर दैट प्रिंट ऑल द एरे वैल्यूज़। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर हमें
क्या करना है कि हमें 5 वैल्यू जो हैं वो यूज़र से एंटर लेनी है और फिर उनको प्रिंट करवाना है। तो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया वैल्यूज़, एंड वैल्यू में हमने क्या किया 5 स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5, तो वो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा 5। फिर हमने क्या किया यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने printf में मैसेज पास करवाया कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन एरे, और फिर हमने फोर लूप की हेल्प से एरे के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करी और फिर फोर लूप की हेल्प से ही वो 5 वैल्यू हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। पॉइंटर, a pointer is a variable that stores address of memory location of another variable as its value। पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, डेटा टाइप एंड स्टार एंड पॉइंटर का नेम। हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हमने एग्जाम्पल लिया, मेन फंक्शन लिखा, उसमें x वेरिएबल लिया, x की वैल्यू को हमने 10 दिया और फिर हमने ptr एक पॉइंटर लिया है, उसे डिक्लेयर किया। अब हमने जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंट स्टार ptr, तो जो इंट हमने यूज़ किया है, इंटीजर कीवर्ड का जो हमने यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें एड्रेस स्टोर करवाना है x का ptr में। तो x किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो हमें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा कि ptr स्टोर करेगा एड्रेस एक इंटीजर वेरिएबल का। फिर हमने ptr इक्वल्स टू असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ x। इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।